अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिकेट्स पे कि रिकेट्स के शॉर्ट और लॉन्ग केस को कैसे आगे लेके जाना है, इसकी एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होनी चाहिए और इसमें हमारा फाइनल जो आउटकम क्या होता है। इसमें हम एक तो इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को डिस्कस करेंगे और फिर फाइनली हम इसके वाइवा क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। इस पर डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं, खासतौर पर पीडियाट्रिशियन के लिए, पीडियाट्रिक रेजिडेंट्स के लिए, जिसके अंदर डिफरेंट मटीरियल लाइक टॉक से रिलेटेड मटीरियल है, शॉर्ट केसेस हैं, लॉन्ग केसेस हैं, रेडियोलॉजी, ईजी, ईसीजी और इस तरह जो है जो स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज है। तो ये सारी प्लेलिस्ट मौजूद हैं। तो आपकी अपनी जो पसंद की प्लेलिस्ट है आप उसको सिलेक्ट करें और उसके मुताबिक आप उसके अंदर केसेस देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि रिकेट्स के केस को हमने कैसे अप्रोच करना है। डेफिनेटली जब एग्जाम के अंदर रिकेट्स का केस आता है एज ए शॉर्ट और लॉन्ग केस, आपको उसको ग्रॉस आपको जो उसकी जो अब्नॉर्मैलिटीज़ हैं वो शुरू से ही मिल जाती हैं। पेशेंट की जो एग्जाम में केस रिकेट का आता है डेफिनेटली वो फ्लोरेड रिकेट का केस होता है, इसके अंदर रिकेट की डिफॉर्मिटीज़ बड़ी क्लियर होती हैं। सो आप जब पेशेंट को इंस्पेक्ट करते हो और उसके बाद उसकी जब शर्ट को रोल ओवर करते हो, जब उसके ट्राउजर को ऊपर करते हो, तो आपको वहाँ पे रिकेट्स के साइन मिल जाते हैं। सो आपने प्रोसीड कैसे करना है हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते हैं। सबसे पहले जब आपको पेशेंट को आपने उसको इंस्पेक्ट करना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद पेशेंट को आपने चलाना है। डेफिनेटली चलाते हुए आपने उसकी जो है वो गेट देखना है। तो गेट देखते हुए आपने उसकी जो है वो जो ट्राउजर है उसको नीज से ऊपर लेके जाना है। तो आप उसका गेट चेक करोगे पेशेंट का गेट कैसा है। मोस्टली रिकेट केस के अंदर चूंकि डिफॉर्मिटीज होती हैं, सो उनका गेट जो है वो इम्बैलेंस गेट होता है और गेट प्रॉपर नहीं होता, नॉर्मल नहीं होता, उनको वॉकिंग डिफिकल्टी होती है। डिपेंड करता है कि उसकी डिफॉर्मिटीज कितनी है। सो उस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। चलाते हुए आपने पेशेंट की डिफॉर्मिटीज़ को देख लेना है कि उसके जो लेग्स की डिफॉर्मिटीज़ वो कैसी हैं। तो यहीं पे चूंकि आप साथ साथ करते जाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा कि बनस्बत इसके कि आप पहले सारा उसका जीपी करें और फिर दोबारा लेग की डिफॉर्मिटीज़ की तरफ आएँ। तो अगर आपको क्लियरली स्टार्ट में जाते ही रिकेट्स के साइन मिल गए हैं तो आप शुरू ही ऐसे हो जाएं, आप उसको चलाएं, गेट देखें, गेट में फाइंडिंग अपनी पिक करें कि उसमें क्या मसला आ रहा है, क्या उसका वेडल कर रहा है, क्या उसका गेट जो है वो क्या उसको वॉकिंग डिफिकल्टी हो रही है या टेक्सिया हो रहा है, क्या हो रहा है। आपने उसको गेट को देख लेना है। रिकेट से किस तरह मोस्टली वॉकिंग डिफिकल्टी होती है और पेशेंट का गेट जो होता है वो अनबैलेंस सा होता है। डिपेंड करता है उसकी स्वेट या डिफॉर्मिटी पे। उसके बाद पेशेंट को अपने खड़ा करके आपने देखना है कि पेशेंट की डिफॉर्मिटी क्या है। अब रिकेट केस के अंदर डिफरेंट टाइप की डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं। अगर हम डिफॉर्मिटीज की बात करें तो दो जो इंपॉर्टेंट डिफॉर्मिटीज हैं उनको हम कहते हैं जीनोवेरम और जीनोवेल्गम। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट इसको याद कैसे करना है आपने। देखें, जो वल्गर है उससे वर्ड निकला है जीनोवेल्गम। ठीक है, वल्गर से वेलगम। वल्गर जो होता है वो बाहर की तरफ जाता है, बाहर निकलता है, बाहर फिरता रहता है। तो आपने याद कर लेना है कि ये जीनोवेल्गम है। तो जीनोवेल्गम में क्या होगा कि जो हमारे नीज हैं वो आपस में जुड़े होंगे और हमारे जो पाँव हैं वो बाहर खुल जाएंगे। सो जो वल्गर होता है वो बाहर जो है वो उसके पाँव बाहर की तरफ होते हैं, घर से बाहर होते हैं, वो बाहर फिरता रहता है। तो इस तरह आपने याद कर लेना है कि वेरम और वेलगम में क्या डिफरेंस है, ये कंफ्यूज करता है। सो अगर आप पाँव आपके बाहर की तरफ हैं और घुटने मिले हुए हैं दैट इज वेलगम, और अगर आप उल्टा है कि पाँव आपके साथ हैं घुटने दूर दूर हैं तो उसको हम कहते हैं वेरम। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफॉर्मिटी है। अब इस डिफॉर्मिटी को आपने एस्टेब्लिश कैसे करना है, तो उसके लिए आपके पास दो एंगल्स हैं। एक को हम कहते हैं इंटरमेलुलर, दो डिस्टेंसेस हैं जिसको हम कहते हैं इंटरमेलुलर डिस्टेंस और इंटरकंडाइलर डिस्टेंस। जो हमारे मीडियल मेलुलाई होते हैं, दो जो फुट के मीडियल मेलुलाई हैं, उसको जब हम जो डिस्टेंस होता है हम उसको कहते हैं इंटरमेलुलर डिस्टेंस। और जो हमारे जो नीज हैं उनके जो मीडियल कंडाइल्स होते हैं उनके जो दरमियान में डिस्टेंस होता है उनको हम कहते हैं इंटरकंडाइलर डिस्टेंस। तो आपने ये मेजर करना है। अगर तो आपके पेशेंट के अंदर जीनोवेल्गम है तो डेफिनेटली उसका इंटर मेलुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और आप उसको जीनोवेरम है तो उसका जो है वो इंटर कंडाइलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। नॉर्मली जो इंटर मेलुलर डिस्टेंस होता है वो लेस देन 5 सेंटीमीटर होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ये इंक्रीज है, अगर 8 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है तो ये सिग्निफिकेंट है। उस पेशेंट को आप लेवल कर सकते हैं कि इसको जीनो वेलगम है। दूसरा, अगर आपका इंटर कंडाइलर डिस्टेंस बढ़ गया है तो उस पेशेंट को जीनो जो है वो वेरम है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने देख लेना है। बोनी डिफॉर्मिटीज जो और हो सकती हैं उसके अंदर हमारी जो है वो विंड स्विफ्ट डिफॉर्मिटी होती है। विंड स्विफ्ट डिफॉर्मिटी क्या होती है कि उसके एक लेग्स के अंदर जो है वो जीनो वेलगम होता है और दूसरी लेग के अंदर जीनो वेरम होता है। सो इसके डिफॉर्मिटी को कहते हैं हम विंड स्विफ्ट डिफॉर्मिटी। अगर आप जब हवा चल रही होती है तो आप देखें जब दरख्त जो है वो एक साइड पे झुके हुए होते हैं तो ये बिल्कुल उस तरह जो है वो आपको मिली हुई नजर आती है। तो इसको हम कहते हैं विंड स्विफ्ट डिफॉर्मिटी। सो ये भी इंपॉर्टेंट डिफॉर्मिटी है। इसी तरह एक लेग के अंदर भी डिफॉर्मिटी हो सकती है कि सिंगल लेग का जो है जीनो वेरम या जीनो वेलगम हो, तो ये कंडीशन भी रिकेट्स के अंदर नजर आती है। सो आपने बच्चे को गेट देखा, उसकी डिफॉर्मिटी को आइडेंटिफाई किया, उसके इंटरमेलुलर डिस्टेंस को या इंटरकंडाइलर डिस्टेंस को जो भी ज्यादा आपको लगता है
चाहे उसको जीनो देख ले के मुताबिक कि उसको जीनोवेरम है या वेलकम है, तो आपने वो मेजर कर लिया। उसके बाद आपने पेशेंट को वहीं पे जाके उसका वेट किया, क्योंकि डेफिनेटली रिकेट्स के पेशेंट फेलियर टू थ्राइव होते हैं, सो वेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने उसकी हाइट ली। डेफिनेटली रिकेट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो उसका शॉर्ट स्ट्रेचर है। आपने हाइट लेने के बाद उसके सेगमेंट लेने हैं, अपर टू लोअर सेगमेंट की उसकी रेशियो कैसी है। रिकेट्स के अंदर चूंकि लोअर लेग की डिफॉर्मिटीज होती हैं, उनकी लेग जो है वो डिफॉर्म्ड होती हैं, तो उस वजह से उनका जो लोअर सेगमेंट है वो शॉर्ट होता है। सो उनके अंदर अपर टू लेग जो रेशियो है अपर सेगमेंट टू लोअर सेगमेंट की, वो इंक्रीज हो जाती है। ये करने के बाद फिर आपने बच्चों को बिठा देना है। अब नेक्स्ट जो है आपने आपके दो एम्स हैं। एक तो आपने जो रिकेट्स की फाइंडिंग सारी हैं उसको रिसर्च करना है। आपने देखना है कि पेशेंट के अंदर जो रिकेट्स की फाइंडिंग है वो क्या क्या आई हैं, और दूसरा आपने देखना है कि पेशेंट के अंदर रिकेट्स की इटियोलॉजी की क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर जो है इटियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपके पेशेंट के अंदर आपको मिल रहे हैं। अगर रिकेट्स की हम फाइंडिंग्स की बात करें तो आपने सबसे पहले हाथ से शुरू करना है। तो आपने देखना है इसके पेशेंट के अंदर कोई बोइंग ऑफ लेग्स तो नहीं है, उसकी रिस्ट वाइडनिंग तो नहीं है, तो आपको हैंड पे मिल जाएगी। रिस्ट वाइडनिंग के बाद आपने पेशेंट को देख लेना है, सर की तरफ आ जाना है। सर पे आपने देखना है कि पेशेंट को फ्रंटल बोसिंग तो नहीं है, तो फ्रंटल बोसिंग अगेन साइन है, रिकेट्स का साइन है। आपने पेशेंट के फ्रंटल देख लेने हैं। अगर पेशेंट के फ्रंटल वाइड ओपन है और डिलेड फ्रंटल है, तो ये अगेन रिकेट का साइन है। उसके बाद पेशेंट के आपने टीथ की तरफ आ जाना है। तो टीथ के अंदर देखना है पेशेंट के टीथ डिलेड डेंटेशन तो नहीं है, तो डिलेड डेंटेशन भी रिकेट का साइन है। इसी तरह डेंटल एब्सेसिस हैं, टीथ जो है अगर टूटे हुए यानी फ्रैक्चर टीथ हैं, तो वो भी रिकेट का साइन है। उसके बाद आपने आ जाना है चेस्ट पे। चेस्ट पे आपने 3-4 फाइंडिंग्स देखनी। इसके अंदर रिकेटिक रोजरी है, जिसमें हमारी बीडिंग अपीयरेंस होगी हमारे कोस्ट्रोकोंड्रल जंक्शन की। रोजरी बेसिकली जो क्रिश्चियंस जो होते हैं, उनके पादरी होते हैं, वो बेसिकली एक यूज़ करते हैं। बेसिकली माला टाइप होता है, इसके अंदर छोटे बीड्स होती हैं, तो इसको लेके ये रोजरी, रिकेटिक रोजरी का वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्जामिनर पूछते हैं कि रिकेटिक रोजरी और स्कॉर्बोटिक यानी स्कर्वी के अंदर जो रोजरी बनती है उसका फर्क क्या है। सो इसका डिफरेंस ये है कि रिकेट की जो रोजरी होगी, ये कोस्ट्रोकोनल जंक्शन की जो स्वेलिंग होती है, ये बिल्कुल बीडेड होती है, सर्कुलर होती है, इसमें कोई एंगुलेशन नहीं होती। जबकि जो स्कर्वी की जो ये रोजरीज होती हैं, जो बीडिंग होती है कोस्ट्रोकोनल जंक्शन की, वो एंगुलेटेड होती है। उसको जब आप फील करेंगे तो आप उसके अंदर जो है वो उभार महसूस होंगे, तिरछी मिर्ची होगी, तो उसके अंदर आपको एंगल्स मिलेंगे। दूसरा ये है कि जो स्कर्वी की जो रोजरी है ये पेनफुल होती है। सो आपने ये देख लेना है। उसके बाद आपने देख लेना है पेशेंट को उसकी जो स्टर्नम है उसको देख लेना है कि उसको पेक्टस एक्सिवेटम या कैरिनेटम तो नहीं है, ये दोनों डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं। उसी के साथ पेशेंट का आपने हेरिसन सर्कल देख लेना है। बेसिकली पेशेंट की जो बोन्स होती हैं, रिब्स होती हैं, बड़ी सॉफ्ट होती हैं। तो ऐसे पेशेंट जब सांस लेते हैं तो उसकी वजह से जो रिब्स लोअर रिब्स है, खासतौर पर जिन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उनके अंदर एक डिप्रेशन बन जाता है, इसको हम हेरिसन सर्कस कहते हैं। इस तरह आपने देख लेना है पेशेंट की चेस्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं, क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर वेंटिलेशन इफेक्टेड होती है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर सिक्रीशन की रिटेंशन हो जाती है, एटिलेक्टेसिया होता है, इसकी वजह से इनको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं। आपने पेशेंट की स्पाइन देख लेनी है कि उसकी स्पाइन के अंदर कोई कार्फोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस ये एलिमेंट तो नहीं, तो स्पाइन पे जरूर कमेंट करना है। उसके बाद आप पेशेंट का जो है वो एब्डोमेन देख लेना है। एब्डोमेन, क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर जो मेलनरिश होते हैं, एब्डोमिनल टोन कम होती है, तो इनके अंदर पॉट बेली होती है, इनका पेट बड़ा हुआ होता है। इसी तरह हिप जॉइंट भी चेक कर लेना है, उसके अंदर कॉक्स वेरा या कॉक्स वेल्गस की डिफॉर्मिटी भी हो जाती है। सो ये सारी चीजें आपने देखनी है जो कि रिकेट की फाइंडिंग है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने देखना है कि पेशेंट को रिकेट है क्यों। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके लिए आपने एग्जामिनेशन पे कुछ पॉइंट्स देखने हैं। देखें, रिकेट की जो इटोलॉजीज है उसके अंदर आपको जो है वो CLD की वजह से भी रिकेट हो सकती है, तो डेफिनेटली आपने पेशेंट की जो है वो क्लबिंग देखनी है, जॉइंटिस देखना है, आपने पेशेंट की एसाइटिस, लिवर स्प्लीन चेक करने हैं। पेशेंट को जो रिकेट्स है वो CKD की वजह से भी हो सकती है, तो रिकेट CKD की वजह से हो गई तो आपने उस पेशेंट का कंप्लेक्शन देखना है, क्या उसका सेलो कंप्लेक्शन तो नहीं है। आपने देख लेना है उसकी नेक के अंदर कोई जो है सेंट्रल लाइन की कोई आपको प्रिक मार्क तो नहीं मिला, उसको AV फिस्टुला तो नहीं बना हुआ, उसके PD के मार्क्स तो नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है। सो ब्लड प्रेशर और ये सारी चीज़ें आपको CKD की रिकेट की तरफ हेल्प करेंगी। आपने देखना है पेशेंट के अंदर क्लबिंग तो नहीं, क्लबिंग अगेन पेशेंट के अंदर सीलिएक डिजीज की रिकेट जो है उसका एक साइन है। तो वहाँ से अगर पेशेंट को पेलर है, क्लबिंग है और शॉर्ट स्टेचर है, तो डेफिनेटली सीलिएक डिजीज कैन बी एटियोलॉजी ऑफ द रिकेट्स। आपने पेशेंट को देख लेना है कि उसको कोई ग्रॉस मेलन्यूट्रिशन के साइंस तो नहीं है, क्या उसको विटामिन A, D, E, K के साइन तो नहीं आ रहे, क्योंकि बेसिकली जो फैट सॉल्युबल विटामिन है इसके अंदर विटामिन A, D, E और K आते हैं, तो डेफिनेटली ये शो करते हैं कि पेशेंट को कोई मेल गट की मेल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम तो नहीं है। तो उस सूरत में भी बच्चे को रिकेट हो सकती है। अगर आपका बच्चा सीवियरली मैलनरिश है, उसको कोई स्किन के ऊपर ब्लीडिंग मिल रहे हैं आपको, और पेशेंट के जो हेयर लॉस है, उसको मेलन्यूट्रिशन साइन पॉजिटिव है, तो उस सूरत में मेल एब्जॉर्प्शन कैन बी ए कॉज ऑफ रिकेट। सो ये आपने डिफरेंट इस तरह आपने पेशेंट का रेस्पिरेटरी देखना है।
पेशेंट को अगर मेटाबोलिक एसिडोसिस होगा, जैसा कि RTA यानी रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, उसके अंदर भी पेशेंट को रिकेट हो सकती है, तो आपने देख लेना है कि पेशेंट को का रेस्पिरेटरी रेट कितना है। सो ये चीज़ें भी एग्जामिनेशन पे रिकेट की फाइंडिंग के साथ आपने डॉक्यूमेंट करनी है। आपने उसके अंदर CLT के फीचर देखने हैं, CKD के फीचर देखने हैं, सीली के फीचर देखने हैं, मेलन्यूट्रिशन को चेक करना है, उसका रेस्पिरेटरी रेट लेना है। ये सारी चीज़ें जब करेंगे तो एग्जामिनर को आप बता सकेंगे कि उसकी रिकेट की रीज़न क्या है। अब हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट जो हमारी होती है, जो कि विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट है, उसके अंदर एक टिपिकल फीचर होता है कि उसके अंदर जो फाइंडिंग्स होती हैं लोअर लिम्ब पे मोर कंफाइंड होती हैं। इस तरह ऐसे पेशेंट के अंदर जो है डेंटल एब्सेसेस होती हैं और डिलेड डेंटिशन होती है। सो अगर एक पेशेंट जिसके फाइंडिंग सिर्फ लोअर लिम्ब की तरफ है और उसके आपने दांत देखे उसके ऊपर आपको डेंटल एब्सेसेस मिल रही हैं, ठीक है, तो ये मोर फेवरिंग है टुवर्ड्स द हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। सो एग्जामिनेशन पे आप उसको डिफाइन कर पाओगे। इस तरह अगर आपको पेशेंट को कोई एलोपेशिया मिल रहा है, ठीक है, आपने पेशेंट को एग्जामिन किया और आपको एलोपेशिया मिला है, कोई लॉस ऑफ हेयर का पैच मिला है, तो डेफिनेटली ये विटामिन डी डिपेंडेंट टाइप 2 रिकेट जो होती है उसकी फीचर्स हैं। तो एग्जामिनेशन पे आपने ये सारी चीज़ें देखनी है, इस तरह आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा। मैं रिवाइज करता हूँ, सबसे पहले आपने पेशेंट को इंस्पेक्ट करना है। जब आपको मिल गया कि उसका रिकेट की फाइंडिंग आ रही है, आपने उसका गेट कराना है, गेट पे कमेंट जरूर करना है। आपने उसके लोअर लिम्ब की डिफॉर्मिटीज देखनी है, क्या उसको जीनोवेरम है, जीनोवेल्गम है, विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी है या यूनिलेटरल लेग डिफॉर्मिटीज है। आपने उसकी हाइट लेनी है, उसका वेट करना है, हाइट में आपने उसका अपर लोअर सेगमेंट भी चेक करना है। आपने उसके रिकेट्स की सारी फाइंडिंग को पे कमेंट करना है। इसके अंदर रिस्ट वाइडनिंग है, फ्रंटल बोसिंग है, डिलेड क्लोजर ऑफ फॉन्टेनिला है, डिलेड डेंटिशन, डेंटल एब्सेसेस हैं, पैक्टस एक्सकेवेटम, पैक्टस कैरिनेटम है, रिक्टिक रोजरी है, हैरिसन सिल्कस है, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस है, पॉट बेली है, कॉक्स वेरा या कॉक्स वेल्गा है। आपने रिकेट की एटोलॉजीज को देखना है। इसके अंदर हमारी सीलिक डिजीज है जिसमें क्लबिंग, पेलर, शॉर्ट स्ट्रेचर होगा। आपने CLD को देखना है, इसके अंदर क्लबिंग, जॉइंटिस, लिवर, स्प्लीन होंगे। आपने CKD को देखना है, इसके अंदर पेशेंट के अंदर जो है वो सेलो कंप्लेक्शन होगा, हाइपरटेंशन होगी, उसके जो है वो PD के मार्क्स हो सकते हैं या फिर उसको जो है वो IV फिस्टूला के जो है वो आपको नजर आ सकता है। आपने मेडिटेशन कमेंट करना है, तो आपने पेशेंट का देखना है कि उसको मैक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट के साइंस की डिफिशियंसी के साइंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आपने पेशेंट के ब्रीदिंग रेट पे कमेंट करना है कि क्या उसको एसिडोटिक ब्रीदिंग तो नहीं। तो इस तरह आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस और RTA की तरफ कमेंट कर सकते हो। सो एक बेसिक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, इसके मुताबिक आपने रिकेट केस को एग्जामिन करना है। अब हम बात करते हैं कि रिकेट केस के अंदर आपका जो है क्वेश्चंस क्या होते हैं, वाइवा क्या होता है, उसको कैसे डील करना है। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज रिकेट्स। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके माइंड के अंदर इस चीज को क्लियर होना बड़ा जरूरी है। इसको क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल बोन की एनाटॉमी क्या होती है। अगर आप किसी लॉन्ग बोन को देखें तो उस बोन के जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर इसकी एक शाफ्ट होती है, इसको हम डायफिसिस कहते हैं, उसके एंड्स होते हैं जिसको हम एपिफिसिस कहते हैं, और एंड्स के दरमियान वाले पार्ट को हम कहते हैं मेटाफिसिस। मेटाफिसिस और एपिफिसिस के दौरान हमारी होती है ग्रोथ प्लेट। ग्रोथ प्लेट वो एरिया होता है जहाँ पे जो है वो जो न्यू बोन बन रही होती है। बेसिकली बोन जब शुरू में बनती है तो उसको हम कहते हैं ओस्टियाइड। ओस्टियाइड बेसिकली एक फाइब्रस टिश्यू है जिसके अंदर कोलेजन पाया जाता है। जब इसकी मिनरलाइजेशन होती है, इसके अंदर जब कैल्शियम और फॉस्फेट एंटर होता है तो इसके अंदर हाइड्रोक्सी एपिटाइट बनता है, तो डेफिनेटली ये बोन जो है वो मिनरलाइज हो जाती है और इसका एक कंप्लीट बोन बनने का प्रोसेस होता है। अब आपके बच्चे की जब एज जो है जब 14-15 ईयर्स की होती है तो उसके ऊपर जो है एपिफेसिस जो है वो मेटाफिसिस और एपिफेसिस जो है आपस में क्लोज हो जाती हैं और ग्रोथ प्लेट खत्म हो जाती है। सो बोन बनने का अमल रुक जाता है, आपकी हाइट रुक जाती है। अब जो रिकेट है, रिकेट बेसिकली एक डिजीज है ग्रोइंग बोन की। किसी बड़े बंदे को जो 40 साल का 50 साल का उसको रिकेट नहीं हो सकती। सो रिकेट इज ए डिजीज ऑफ ग्रोइंग बोन्स, और ये तब तक होगी जब तक ये एपिफिसिस और मेटाफिसिस क्लोज नहीं होंगी। जब एक दफा ये क्लोज हो जाएंगी तो उस पेशेंट को रिकेट्स नहीं हो सकती। सो रिकेट इज ए डिजीज ऑफ ग्रोइंग बोन्स, इट इज नॉट डिजीज ऑफ मेच्योर बोन। सो जब बोन्स मेच्योर हो जाएंगी और उसके अंदर मिनरलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो उसको हम कहते हैं ओस्टियोमलेशिया। सो अगेन मैं डिफाइन करता हूँ रिकेट्स को। रिकेट्स इज अ डिजीज ऑफ ग्रोइंग बोन, इट इज ड्यू टू अनमिनरलाइज्ड ओस्टियाइड मटेरियल, अनमिनरलाइज्ड ओस्टियाइड मटेरियल। ठीक है, बड़े बंदे को रिकेट्स नहीं होगी। अगर बड़े बंदे में अगर मिनरलाइजेशन उसकी इफेक्ट होगी है, उसकी मिनरलाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो उसको हम ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि रिकेट्स के अंदर जो है हमारी जो है रिस्ट वाइडनिंग या डिफरेंट जो बोन्स की वाइडनिंग क्यों होती है। उसका रीजन ये है कि बेसिकली जो ग्रोथ प्लेट है वहाँ पे ओस्टियाइड बनना शुरू होता है लेकिन उसकी मिनरलाइजेशन नहीं होती, इससे वो प्रोसेस रुकता नहीं है, ओस्टियाइड बनता जाता है तो वो एरिया वाइडन हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया।
दूसरा ये है कि रिकेट का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस पे हमारे स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं। ये एमसीक्यू भी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होता है। सो रिकेट का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है उसके रेडियोलॉजी। रिकेट हम रेडियोलॉजी भी डायग्नोस करते हैं, हम उसके जो है वो जो रिस्ट है उसका हम एक्सरे कराते हैं, उसका एक्सरे कराते हैं, उसके ऊपर जो हमें रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग मिलती है वो रिस्ट की रिकेट्स की डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है। सो रिकेट ना तो हम कैल्शियम फॉस्फेट लेवल पे डायग्नोस कर सकते हैं, ना हम क्लिनिकल डायग्नोस कर सकते हैं। रिकेट की डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो उसकी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब रिकेट की जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं वो क्या हो सकती हैं। सो रिकेट की रेडियोलॉजिकल जो फाइंडिंग टिपिकल है उसकी जो पैटर्न्स हैं उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, उससे सबसे पहले आपको मिलेगा कपिंग। कपिंग क्या होता है कि जो डिस्टल एंड होता है, नॉर्मली क्या होता है डिस्टल एंड जो हमारा होता है बिल्कुल वो स्ट्रेट होता है, वो उसके अंदर ना तो कनकेविटी होती है ना कनकेविटी होती है ना कन्वेक्सिटी होती है। सो अगर आपका डिस्टल एंड जब एक्सरे कराते हैं उसके अंदर कनकेविटी है तो इसको हम कहते हैं कपिंग, ये कप लाइक होता है, ठीक है। दूसरा हमारा फाइंडिंग्स होती है, इसको हम कहते हैं स्प्लेइंग। स्प्लेइंग का मतलब ये है कि डिस्टल एंड जो है आपका वाइडन हो गया है, सो स्प्लेइंग। फिर हमारा थर्ड पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं फ्लेयरिंग। फ्लेयरिंग क्या होता है कि जो डिस्टल एंड ऑफ जो बोन होता है उसके अंदर आपको चमक मिलती है, शाइन मिलती है, इसको हम फ्लेयरिंग कहते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा होता है फ्रेइंग। फ्रेइंग क्या होता है कि डिस्टल एंड जो है यूनिफॉर्म नहीं होता, उसके अंदर आपको उभार मिलते हैं क्योंकि इसमें इरेगुलर ओसिफिकेशन हो रही होती है। सो आपका जो डिस्टल एंड है वो इरेगुलर होगा, उसके अंदर उभार नजर आएंगे। सो कपिंग, फ्रेइंग, स्प्लेइंग एंड फ्लेयरिंग। इसी तरह ओस्टियोपिनिया, यानी जब आप रिकेट्स का एक्सरे करवा रहे होते हैं तो आपको पूरा जो है वो बोन, उसके अंदर आपको बोनी स्पिक्यूल्स मिलते हैं, इसको हम ओस्टियोपिनिया कहते हैं। सो ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो आपको रिकेट के एक्सरे के अंदर मिलते हैं। अच्छा, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं रिकेट्स की। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि जब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि डॉक्टर साहब आपके बच्चे को रिकेट की इटियोलॉजी क्या है। सो रिकेट की इटियोलॉजी मल्टीपल हो सकती है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इटियोलॉजीज हैं उसके अंदर एक तो है कि हमारी रिकेट जो कैल्शियम फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रही है, और दूसरी रिकेट हमारी ऑर्गन फंक्शन डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही है। कैल्शियम फास्फोरस मेटाबॉलिज्म की जो रिकेट होती है उसके अंदर हमारा एक तो विटामिन डी डेफिशिएंट रिकेट होती है जो मोस्टली न्यूट्रिशन रिकेट होती है, या फिर हमारी विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट होती है जिसके अंदर विटामिन डी जो है वो बॉडी में तो मौजूद है लेकिन डिफरेंट एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, जिसके अंदर विटामिन डी डिपेंडेंट टाइप 1 और टाइप 2 रिकेट शामिल हैं। और तीसरी कैटेगरी हमारी आ जाती है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट, जिसके अंदर हमारी जो है फॉस्फेट रिलेटेड रिकेट्स आ जाती है, इसके अंदर हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट हमारी आ जाती है। दूसरा जो हमारी रिकेट की दूसरी सेकेंडरी इटियोलॉजीज हैं इसके अंदर हमारे सीकेडी, सीएलडी, सीलिएक, मेल एब्जॉर्प्शन, आरटीए, ये सारी चीज़ें शामिल आ जाती हैं। सो आपने सारी इटियोलॉजी को देखना है और पेशेंट के अंदर देखना है कि आपके अंदर क्या इटियोलॉजी है। सो न्यूट्रिशन रिकेट्स आप कब बोलेंगे कि आपके बच्चे को न्यूट्रिशन रिकेट है, तो अगर आपका बच्चे की एज 1 ईयर है, 2 ईयर है, तो उस सूरत में न्यूट्रिशन और उसको पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली तो उस सूरत में आपका टॉप डिफरेंशियल न्यूट्रिशनल रिकेट्स हो सकता है। लेकिन अगर आपके बच्चे की एज जो है वो 4 ईयर 5 ईयर है और उसको प्रीवियसली भी विटामिन डी किसी ने दे दिया हुआ है तो लेस लाइकली है कि उसको न्यूट्रिशन रिकेट्स हो। आपने एग्जाम के अंदर न्यूट्रिशन रिकेट्स को टॉप पे नहीं रखना, उसके अंदर आप विटामिन डी डिपेंडेंट या विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स उसको ऑफर करोगे। डेफिनेटली अगर आपके बच्चे के अंदर बच्ची आपकी फीमेल है, क्योंकि एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट जो है फीमेल के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है, तो अगर आपकी बच्ची फीमेल है और उसकी फाइंडिंग लोअर लिम्ब में ज़्यादा कॉमन है तो आप डेफिनेटली उसके अंदर एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट को टॉप पे रख सकते हो। अगर नहीं है तो उसमें फिर विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स जो है वो भी हमारी टॉप पे आ सकती हैं। तो इस तरह आपने इस चीज़ों को कैटेगराइज करना है, क्योंकि डेफिनेटली सीएलडी, सीकेडी या सीलिक के तो आपको ग्रॉस फाइंडिंग्स मिलेंगी एग्जामिनेशन पे, लेकिन अगर किसी बच्चे के अंदर आपको कोई ग्रॉस फाइंडिंग एग्जामिनेशन पे नहीं मिल रही तो उस सूरत में, और बच्चा आपका 2 साल से बड़ा है, तो फिर आपके अंदर विटामिन डी डिपेंडेंट और विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स ही आपकी जो है वो टॉप पे आ जाती हैं। रिकेट केस के अंदर डॉक्टर साहब एग्जामिनर पूछ सकता है आपके कि आप बच्चों को इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमेशा हमारा ये होता है उसकी एक्सरे, तो हम रिस्ट के एक्सरे कराएंगे उसके और रेडियोलॉजिकली रिकेट को एस्टेब्लिश करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा होता है उसकी जो है बोन प्रोफाइल का। बोन प्रोफाइल के अंदर हम उसका कैल्शियम फास्फोरस, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, पीटीएच और विटामिन डी लेवल कराते हैं। इसके अंदर 24 हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल और 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल शामिल है। सो इसको ये हमारा बेसिक टेस्ट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में हम उसके आरएफटी करा सकते हैं, यूरिन इलेक्ट्रोलाइट करा सकते हैं, सीरियस डिजीज का वर्कअप करा सकते हैं। वो हमारा नेक्स्ट अपना एज पर इटियोलॉजी होगा। अब ये जो हमारा बोन प्रोफाइल है इसकी आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन रिकेट्स में इसकी क्या वैल्यूज होती हैं, विटामिन डी टाइप डिपेंडेंट टाइप 1 में क्या होती हैं, विटामिन डी डिपेंडेंट टाइप 2 में क्या होती हैं, और एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट में क्या फाइंडिंग्स होती हैं। ये एमसीक्यूज भी हैं और एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकता है। मैं जस्ट एक सिनेरियो को डिस्कस करूंगा जो कि है न्यूट्रिशन रिकेट्स, बाकी को आपने बुक से खुद पढ़ लेना है। अगर हम न्यूट्रिशन रिकेट्स की बात करें तो देखिए आपको पता है कि विटामिन डी हमारे पास 2 सोर्सेज से आता है। एक सोर्स का प्लांट बेस्ड है जिसको हम कहते हैं
विटामिन D2। और एक सोर्स हमारा है जो है इसमें एनिमल बेस्ड सोर्स कहते हैं, जो या जो हमारी स्किन के अंदर लाइट से बनता है, इसको हम कहते हैं विटामिन D3। विटामिन D2 का नाम है अर्गो कोलीगैल्सिफेरोस, अर्गो कैल्सिफेरोल। और जो हमारा जो एनिमल बेस्ड या फिर हमारा जो सनलाइट से बनता है विटामिन D3, उसका नाम है कोलीगैल्सिफेरोल। सो फर्स्ट स्टेप ये होता है। सेकंड स्टेप हमारा होता है 25 हाइड्रोक्सिलेशन का, जो हमारा लिवर के अंदर होता है। और थर्ड स्टेप हमारा होता है किडनी के अंदर, जिसको हम कहते हैं 1 हाइड्रोक्सिलेशन। सो किडनी के अंदर जाके ये बन जाता है 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D लेवल। ठीक है, ये एक हमारा विटामिन D की कंप्लीशन होती है। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर जो मेनली विटामिन D है वो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D लेवल की फॉर्म में है। सो अगर कोई पूछता है आपसे कि डॉक्टर साहब आपकी बॉडी के अंदर स्टोर फॉर्म ऑफ विटामिन D क्या है, तो वो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D लेवल है। और मोस्टली जब हम प्रैक्टिकली जब हम विटामिन D लेवल करवा रहे होते हैं, तो हम 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D लेवल करा रहे होते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपरली स्टोर्ड फॉर्म है। जब भी हमारी बॉडी को कोई जरूरत होती है विटामिन D की, तो ये 25 हाइड्रोक्सी जाता है किडनी में। किडनी इसको वन हाइड्रोक्सीलेज के जरिए एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 पॉइंट पे अटैच कर देता है, तो ये बन जाता है 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D, जो कि एक्टिव फॉर्म है, जो कि हमारे फिर काम करती है। विटामिन D का काम क्या है? मेन विटामिन D का काम यह है कि ये जाता है गट के अंदर, गट से कैल्शियम को ऑब्जॉर्व कराता है और मिनरलाइजेशन करवाता है। अब एक पेशेंट है जिसके अंदर विटामिन D लेवल कम है, वो डिफरेंट वजह से भी हो सकता है। जब विटामिन D लेवल कम होगा तो गट से कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा, बॉडी के अंदर कैल्शियम कम होगा। जब पीटीएच को पता चलेगा कि बॉडी के अंदर कैल्शियम कम है, तो वो पीटीएच प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। जब पीटीएच प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो बोन से कैल्शियम रिलीज होना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो जाएगा। पीटीएच किडनी में जाके हमारी फास्फोरस को निकालता है, सो फास्फोरस को बाहर निकालना शुरू कर देगा। हमारी बोन, चूंकि बोन का टर्नओवर बढ़ना शुरू हो जाएगा, टूटने फूटने का अमल, क्योंकि कैल्शियम जो है वो बोन से निकल रहा है, अब रिलीज हो रहा है, तो डेफिनेटली उस सूरत के अंदर जो है वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाएगा। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है मार्कर है बोन टर्नओवर का। सो रिकेट की कोई भी इटियोलॉजी हो, अल्कलाइन फॉस्फेटेज जरूर बढ़ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन D लेवल की। तो आपको मैंने पहले बताया था कि जो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D लेवल है, जब विटामिन D का लेवल डेफिशिएंसी होगी किसी पेशेंट के अंदर, तो उसका 24 हाइड्रोक्सी विटामिन D लेवल कम हो जाएगा। जो 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D लेवल है वो उस पेशेंट का ठीक रहेगा, क्योंकि जो 25 स्टोर्ड फॉर्म है वो पीटीएच के अंदर वो उसको जितनी भी स्टोर्ड फॉर्म होगी उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता जाएगा, तो 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D लेवल मेंटेन रहेगा। सो अगर एक पेशेंट को विटामिन D डेफिशिएंसी है, जो न्यूट्रिशनल किसी भी वजह से हो सकती है, तो उसके अंदर कैल्शियम लेवल नॉर्मल होगा, क्योंकि पीटीएच के जरिए वो बोन से कैल्शियम लेवल पूरा होता रहेगा। पीटीएच लेवल उसका ज्यादा होगा, फास्फोरस लेवल कम होगा, क्योंकि पीटीएच जब ज्यादा होता है तो वो हमारी किडनी से फॉस्फेट को बाहर निकालता है। उस पेशेंट के अंदर विटामिन D इन 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D लेवल कम होगा, और 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D जो लेवल है वो नॉर्मल होगा। तो ये एक बेसिक फिजियोलॉजी है जो न्यूट्रिशनल रिकेट्स के अंदर आपको बोन प्रोफाइल मिलता है। इस तरह आपने ये प्रोफाइल बाकी सिनेरियोज के अंदर, जिसके अंदर विटामिन D डिपेंडेंट टाइप 1, टाइप 2 और एक्स लिंक हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट है, उसके अंदर भी आपने ये जरूर देखना है। जो विटामिन D डिपेंडेंट टाइप 1 और टाइप 2 है, उसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि विटामिन D डिपेंडेंट टाइप 1 रिकेट के अंदर हमारा जो 1 हाइड्रोक्सिलेशन का स्टेप है वो इफेक्टेड होता है, तो इस सूरत में हमारा 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D के लेवल कम हो जाता है। जबकि जो हमारी विटामिन D डिपेंडेंट टाइप 2 रिकेट है, उसके अंदर हमारा जो फाइनल स्टेप है, यानी जब जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D है, दैट इज 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D लेवल, जब वो जिस रिसेप्टर पे काम करता है वो रिसेप्टर ही डिफेक्टिव होता है, तो इस सूरत में हमारे जो लेवल्स हैं 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D के और 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D के, वो नॉर्मल होंगे। अच्छा, ये एक बोन प्रोफाइल हो गया। दूसरा, अगर एक पेशेंट है जिसको आपने रिकेट थी उसकी और रिकेट की ट्रीटमेंट कर दी, तो एग्जामिनर पूछता है कि आप इसको फॉलो कैसे करोगे। तो फॉलो करने के लिए हमारे दो प्रोफाइल हैं, एक हमारी रेडियोलॉजी है और दूसरा हमारा बोन प्रोफाइल है। रेडियोलॉजी में हम देखते हैं कि उस पेशेंट की लाइन ऑफ कैल्सिफिकेशन बनी है कि नहीं बनी। जब रिकेट में आप विटामिन D देते हैं तो विद इन 3 वीक्स उसका जो जो एंड वाला पॉइंट होता है वहां पे लाइन ऑफ कैल्सिफिकेशन बनना शुरू हो जाती है। सो ये एक रेडियोलॉजिकल मार्कर है ऑफ हीलिंग ऑफ रिकेट्स। ठीक है। दूसरा, हमारा जो बोन प्रोफाइल है उसके अंदर हम देखते हैं पेशेंट का अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल, कि उसका अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल ड्रॉप हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब पेशेंट के अंदर जो है बोन टर्नओवर कम हो गया है और उसकी रिकेट जो है वो हीलिंग स्टेज के अंदर जा रही है। अगर एक पेशेंट का आपने उसको विटामिन D थेरेपी करवाई, उसको आपने न्यूट्रिशनल रिकेट्स सपोज किया, लेकिन उसका जब आपने फॉलो पे बुलाया और उसका अल्कलाइन फॉस्फेटेज कम नहीं हुआ विद इन 1 मंथ, तो डेफिनेटली वो पेशेंट के अंदर रिकेट हील नहीं करी, उसके अंदर विटामिन D डिपेंडेंट या विटामिन D रेजिस्टेंट रिकेट उसकी इटियोलॉजी हो सकती है। रिकेट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब इसमें आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे, खासतौर पर न्यूट्रिशन रिकेट्स के अंदर। तो उसमें अंदर हम उसको जो है वो स्ट्रॉस थेरेपी देते हैं। स्ट्रॉस थेरेपी के अंदर हम उसको 3 लाख टू 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट, नॉर्मली जो विटामिन D का इंजेक्शन होता है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का होता है। सो हम इसको 2 डिवाइडेड डोज के अंदर दे देते हैं। दूसरा, हमारे पास एक अल्टरनेटिव थेरेपी है, इसके अंदर हम पेशेंट को जो है वो
2000 इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि 5 ड्रॉप्स जो हमारे नॉर्मल फॉर्मुलेशन होती है 400 इंटरनेशनल यूनिट पर ड्रॉप के, वो हम डेली देंगे फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद फिर हम इसको सप्लीमेंट करते हैं। फिर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टर साहब आप एक पेशेंट के अंदर विटामिन डी की RDA यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितनी है? तो अगर आपके बच्चे की एज लेस देन 1 ईयर है तो उसके अंदर एक जो RD है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट है, और 1 ईयर से ऊपर बच्चे के अंदर जो है RDA वो 600 इंटरनेशनल यूनिट है। सो आपको पता होना चाहिए। इस तरह जो हमारे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो 500 मिलीग्राम पर डे होती है। सो ये आपको चीज़ आनी चाहिए, एग्जामिनर आपसे ये ज़रूर पूछेगा। रिकेट के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि डॉक्टर साहब इस पेशेंट के अंदर जो फाइंडिंग्स हैं, एक तो आपको रिकेट लग रही है, लेकिन रिकेट का डिफरेंशियल आप क्या सोच रहे हैं? सो रिकेट लाइक जो कंडीशन होती है उसके अंदर हमारी वो स्केलेटल डिस्प्लेजिया होता है, और स्केलेटल डिस्प्लेजिया को हम डायग्नोज कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम जो है डेफिनेटली स्केलेटल सर्वे करते हैं। सो रिकेट के डिफरेंशियल के अंदर अदर देन रिकेट्स हम रखते हैं स्केलेटल डिस्प्लेजिया को, और उसको हम डायग्नोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल सर्वे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो रिकेट के लिहाज से थे, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर भी आपको क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।